हाँ जी सर, शुरू करें। आगे बढ़ते हैं सर। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी। कौन सा सर? सेक्शन 151। अपन ने अभी क्या सेक्शन पढ़ा? क्या तुम लोगों को आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ जी सर। सुनो, अपन ने अभी क्या पढ़ा? अपन ने अभी पढ़ा 149। 149 किस बारे में बात करता है सर? 149 सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टरी के बारे में बात करता है। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ जी दोस्तों, 149 किस बारे में बात करते हैं? 149 सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब हम सर नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसका नाम है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स क्या है, जरा ध्यान देना। ठीक है? पक्का ध्यान दोगे? पूरा अटेंशन है मेरे पास आपका। दोस्तों सुनो, ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा अगले 15-20 मिनट में। उसके बाद एक इतना इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर दूंगा, जो अगर आज आप समझ के नहीं लिख करके खत्म करोगे तो आप एग्जाम के पहले परेशान हो जाओगे। ठीक है? तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लेना और आगे बढ़ेंगे। अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है। एकदम ध्यान से सुनना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके एक कंपनी है। उस कंपनी में मैं अगर आपको ये कहूं कि मुकेश अंबानी जी जो है, मुकेश अंबानी जी कौन है? मुकेश अंबानी जो है वो कंपनी में 70% शेयर होल्ड करते हैं। कितना? 70% शेयर होल्ड करते हैं। और जो बाकी शुभम सिंघल है वो 10% होल्ड करता है। और जो आम पब्लिक है, छोटी छोटी बहुत पब्लिक है सर, छोटी छोटी 10 लाख लोगों की पब्लिक है जो 20% शेयर होल्ड करती है। अगर मैं कहूं रिलायंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बटा हुआ है कि मुकेश अंबानी 70%, शुभम सिंघल 10% और पब्लिक जो है वो 20% होल्ड करता है। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का होल्डिंग है, आपको एक प्रोविजन बताता हूं, आगे चल के हम पढ़ेंगे एक सेक्शन 152। हम पढ़ेंगे एक सेक्शन 152। वो सेक्शन 152 क्या कहता है पता है? सेक्शन 152 कहता है, अगर एक कंपनी को कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट करना है, दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात खत्म होगी। ये चैप्टर का नाम क्या है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब हम बहुत सारे डायरेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है? तो सर अगर मैं आपको ये कहूं कि सेक्शन 152 ये कहता है कि कोई भी कंपनी अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है ना, तो उसको पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब सर मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आकर के पहले पूछा कि भैया हम आमिर खान को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, क्या तुम बनाने दोगे? मुकेश अंबानी ने कहा हाँ, बाकी लोगों ने कहा ना। बाकी लोग मतलब क्या? बाकी सारे लोग ने कहा ना। क्या मुकेश अंबानी, क्या आमिर खान अपॉइंट हो जाएगा? हाँ सर, आमिर खान अपॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओआर पास करना होता है और यहां पे मुकेश अंबानी के पास 70% शेयर होल्डिंग है। करेक्ट? अब सर उन्होंने लाया शाहरुख खान को और बोले शाहरुख खान को अपॉइंट करें क्या? सर मुकेश अंबानी ने कहा ना, बाकी लोगों ने कहा हाँ। तो क्या होगा सर? अपॉइंट होगा कि नहीं होगा? अपॉइंट नहीं होगा। सर इसी तरीके से चलता रहा और लास्ट में तुमको समझ आया कि भाई ये कंपनी में भले हमारी थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग है, पर हमारी चलती कोई नहीं है। चलती तो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी की है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन सबको किसने बैठाया है या कौन निकाल रहा है? मुकेश अंबानी अकेला निकाल रहा है। तो भैया ये जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है, जो ये बाकी छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है, जिसको मैं यूं कहूं कि ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है, इनका क्या होगा? तो सर लॉ ने बोला टेंशन क्यों ले रहे हैं? स्मॉल शेयर होल्डर का क्या होगा हम बताएंगे ना। एक काम करते हैं, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर है ना, इनको थोड़ी सी पावर दे देते हैं। क्या पावर? कि तुम अगर चाहो ना, तो तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तुम्हारे तुम्हारे नाम का एक अलग से कुर्सी लगवा देंगे। उस कुर्सी में तुमको जिसकी इच्छा है उस बंदे को क्या बना दो? डायरेक्टर बना दो। और ये जो डायरेक्टर यहाँ पे बैठेगा ना, उसको हम कहेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सर जिसको स्मॉल शेयर होल्डर ने उठा करके कुर्सी में बिठाया है, उसको हम कहेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों आया? ये एक तरह से इसीलिए आया ताकि ताकि ऑपरेशन ना हो स्मॉल शेयर होल्डर्स पे। क्या ना हो? ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब सर सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है? मेरे घर में मेरा बड़ा भाई मेरे ऊपर ऑपरेशन करता है और मैं अपने घर में मेरे छोटे भाई के ऊपर जम करके ऑपरेशन करता हूं। ऑपरेशन मतलब क्या सर?
दबा रहे हो, तुम उनको नीचा कर रहे हो, उनको उनके हिसाब से जीने नहीं दे रहे हो, तो सर अगर स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ ऑपरेशन हो रहा है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लाए, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो ये जो छोटे छोटे शेयर होल्डर है, उनका उनका जो डायरेक्टर बैठेगा वो डायरेक्टर होगा। सर स्मॉल शेयर होल्डर मतलब क्या? स्मॉल शेयर होल्डर मतलब जिनकी हाइट 4.5 फुट से कम है। अगर तुम 4.5 फुट या, अब अच्छा सुनो, 4.5 फुट एग्जैक्ट 4.5, एग्जैक्ट 4.5 या उससे कम है, तो तुम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन जाओगे। अगर आपका 4.5 फुट से 6 फुट है, तो मीडियम शेयर होल्डर, और मोर देन इक्वल टू 6 फुट है, तो लार्ज शेयर होल्डर बन जाते हो। समझे? अरे नहीं ना सर, क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे भैया, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब क्या? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब जिसकी शेयर होल्डिंग बहुत कम है। तो सर बहुत कम को कोई नंबर दो ना। तो सर इन्होंने बोला वो शेयर होल्डर जिनकी शेयर होल्डिंग का नॉमिनल वैल्यू, जिनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपए या उससे कम है, उसको स्मॉल शेयर होल्डर कहते हैं। सर मैंने क्या कहा? वो शेयर होल्डर जिनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपए या कम है, उनको स्मॉल शेयर होल्डर कहते हैं। सर कितना नॉमिनल वैल्यू कहा इन्होंने? 20,000 या उससे कम। मतलब सर अगर पवन जो है वो रिलायंस में 5,000 फेस वैल्यू की शेयर होल्ड करता है, तो उसको हम नॉमिनल शेयर होल्डर मान, उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर मान लेंगे। और अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर बन जाता है ना, तो उसके पास पावर आ जाएगा क्या अपॉइंट करने का? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर आ जाएगा। अब सर समझो, रिलायंस में मैं था, रिलायंस में मैं था शुभम सिंगल, में कितने शेयर होल्ड करता था पता है? मैं होल्ड करता था 100 शेयर। कितने रुपए का खरीदा था? 2500 रुपए का खरीदा था मैंने। टोटल कितना हो गया? 25,000, 2.5 लाख रुपए। क्या मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं? एम आई अ स्मॉल शेयर होल्डर? आपने बोला नो, आपने बोला नो। बट सर ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप नो बोल ही नहीं सकते। क्यों सर? क्यों? यहाँ पे ये 2500 रुपए क्या है? ये रिलायंस का मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू नहीं लिखा है सर, नॉमिनल वैल्यू लिखा है। कितना नॉमिनल वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000। और सर रिलायंस का एक शेयर का फेस वैल्यू मान लो 10 रुपया है, मतलब आप 2,000 शेयर्स कंपनी के खरीद के रख सकते हो, और उसके बावजूद भी आपको स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाएगा। मतलब सर 2,000 शेयर कितने का खरीदा होगा आपने? 2500 रुपए का। तो कितना हो गया सर? 5 जीरो तो इसके जोड़ दो, और 50। मतलब सर 50 लाख रुपए का भी शेयर अगर तुम खरीदोगे, तो तुमको क्या कहा जाएगा? स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाएगा। सर ये कैलकुलेशन इग्नोर कर दो, जाने दो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कहलाना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास 20,000 से कम, या 20,000 जितना नॉमिनल वैल्यू का क्या होना चाहिए? शेयर होल्डिंग होना चाहिए। ये 20,000 क्या है सर? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू बोल लो, फेस वैल्यू बोल लो, बात एक ही है। पर शर्त यह है कि अगर आप इतना शेयर होल्डिंग से कम होल्ड करते हो, तो आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन जाओगे। सर क्या मैं रिलायंस में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर हूं? एम आई अ स्मॉल शेयर होल्डर इन रिलायंस? तो आप बोलोगे सर शेयर होल्डिंग तो बताओ। मैंने कहा ले 100 शेयर है, 100 शेयर है। क्या मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं? जाने दो, 100 शेयर भी जाने दो। मैं कहता हूं 5 शेयर है मेरे पास रिलायंस के, 5 शेयर है मेरे पास रिलायंस के, पूरा 10,000 रुपए लगा करके बैठा था। क्या मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। सर मैं हूं कि नहीं हूं? दी आंसर इज यस, मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं। अब सर सोचो, अचानक से मैं अकेले कंपनी के पास गया, रिलायंस के पास गया, और मैं गया रात को 11 बजे, होश में नहीं था मैं, और मैं जाकर के बोला कंपनी, अपने को ना एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बैठाने का है, अपने नाम का एक लिखना, और मेरे नाम का एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बैठा कंपनी में। क्या कंपनी बैठाओगे तुम? क्या कंपनी तुम बैठाओगे? सर एक स्मॉल शेयर होल्डर के बोलने से क्या होता है? हमको एक मिनिमम लिमिट चाहिए ना। मिनिमम लिमिट ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर आकर के बोलेंगे, तब हम उनकी बात सुनेंगे। तो सर लिमिट क्या डाला इन्होंने? लिमिट डाला 1,000 शेयर होल्डर। लिमिट डाला इन्होंने 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर, और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर, विच एवर इज लोअर या विच एवर इज हायर। ये अपने को फिगर आउट करना है। देखो सर सिंपल सी बात है, एक स्मॉल शेयर होल्डर जाकर के कंपनी को बोलेगा तो कंपनी सुनेगी क्या? नहीं सर, हमको एक मिनिमम लिमिट चाहिए। सवाल ये है मिनिमम लिमिट क्या होगा? लॉ ने कहा 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर, विच एवर इज लोअर की विच एवर इज हायर। सर पहले अपन विच एवर इज हायर लेके देखते, क्या लेके देखते? विच एवर इज हायर लेके देखते।
एक कंपनी में मान लो, एक कंपनी में टोटल 500 स्मॉल शेयर होल्डर है। कितने? 500 स्मॉल शेयर होल्डर है। अब तुम कह रहे हो कितने शेयर होल्डर को एप्लीकेशन देना पड़ेगा? या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर। टोटल कितने हैं सर? 500। 1/10 कितने हो जाएंगे? 50। तो 1000 शेयर होल्डर या 50 शेयर होल्डर विचएवर इज, अपन ने बोला हायर। तो सर हायर क्या आ गया? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर आ गया। पर सर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर लाओगे किधर से? तुम्हारे पास कितने स्मॉल शेयर होल्डर है? तुम्हारे पास तो सिर्फ 500 स्मॉल शेयर होल्डर है, तो तुम 1000 लाओगे किधर से? तो लॉ ने बोला नहीं भाई, हायर नहीं चलेगा। लॉजिकली सोच, यहां पे तुमको क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे तुमको लगाना पड़ेगा विच एवर इज लोअर। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो कि जब हमारे पास एग्जाम में स्मॉल शेयर होल्डर का प्रोविजन आएगा, तो हम हर कदम कदम पे लॉजिक लगा लगा के हायर, लोअर, अर्लियर, लेटर लिखते बैठेंगे क्या? हर जगह लॉजिक लगाते रहेंगे क्या? नहीं सर, मैंने बोला क्या ऐसा? मैं, तुम जबरदस्ती डांट रहे हो मेरे को। मैंने ऐसा बोला क्या तुमको? क्या जरूरत है ताना मारने की? सुनो, मैं तुमको समझा रहा हूं इसका सोल्यूशन क्या है। सर इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है लाइफ में। इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी तुमको कोई दो फिगर का कंपैरिजन दिखे, दो फिगर का यानी कि दो नंबर्स का कंपैरिजन दिखे, तो सर अगर दो नंबर्स का आपको कंपैरिजन दिखे और उसमें अगर एक फ्लैट नंबर हो, फ्लैट जैसे कि क्या सर? 1000 एक फ्लैट नंबर, 500 एक फ्लैट नंबर है, तो सर अगर कभी भी आपको एक फ्लैट नंबर दिखे ना, तो आप वहां पे लिख देना लोअर। मतलब सर अगर मैं आपको कोई लिमिट बताऊं, 100 और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ एक फ्लैट नंबर है, चुपचाप यहां पे आंख बंद करके लिख देना लोअर। पर सर, पर सर, लॉ का गेम किस चीज का गेम है? लॉ का गेम है एक्सेप्शन का। किस चीज का? एक्सेप्शन का। इतना तो मैं इंसेप्शन मूवी देख के कंफ्यूज नहीं हुआ, जितना लॉ के एक्सेप्शन पढ़ के हो जाता हूं कभी। सर यहाँ पे ये जो मैंने तुमको चीट कोड बताया ना, यहाँ पे जो मैंने तुमको चीट कोड बताया ना, इसके लगभग 4 एक्सेप्शन है आपके पूरे सीए फाइल के करिकुलम में। 4 एक्सेप्शन ऐसे हैं जहां पे तुमको भले ही फ्लैट नंबर दिखेगा, पर तुम लोअर मत लिखना, लोअर के जगह हायर लिख देना। सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है सर, ये आपके एग्जाम में समय बचाने की तरकीब है। समय बचाने की तरकीब क्या है? अगर आपको कोई भी कंपैरिजन आज से फ्यूचर में आया लॉ में, ठीक है, पूरे पे के पूरे कंपनी लॉ में, पूरे के पूरे कंपनी लॉ में, सर चलो एक आपके लिए इजी बना देता हूं, ठीक है। सिर्फ अगर कंपनी लॉ की बात करूं ना, तो एकमात्र एक ही एक्सेप्शन, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या है? कभी भी आपको अगर फ्लैट नंबर दिखेगा, तो चुपचाप विचएवर इज लोअर लिख देना। पर सर एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन को हम कहते हैं कोरम। क्या कहते हैं? कोरम। कोरम। सुनो क्या कहते हैं उसको? कोरम कहते हैं, कोरम। तो सर कोरम एक एक्सेप्शन है, और बाकी 3 एक्सेप्शन जो अदर लॉ में है वो अपन फिगर आउट कर लेंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो। क्या तुम ये समझ गए दोस्तों? क्या तुम ये समझे? अब सर वापस आ जाओ मेरे कॉन्सेप्ट पे। मैं थोड़ी अपनी ना स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो तुम ये वर्जन जो तुम शुभम का देख रहे हो ना, ये मेरा डाइल्यूटेड वर्जन है, क्योंकि मेरे गले की बजी है बैंड, ठीक है। वरना मैं रफ्तार पकड़ता हूं ना, तो तुमको खोने का समय मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन रिकवर करने दो मेरे, फिर उसके बाद तुम देखो, और तुमको मेरी ट्यूनिंग भी जम जाएगी। फिर उसके बाद अपन पेस पकड़ेंगे, अभी आराम से चल रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी तुम सुनो सर, दूसरा पॉइंट कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको कौन सा सेक्शन पढ़ा रहा हूं जिंदगी में? 151। सर अब मैं आपको एक्चुअल प्रोविजन शुरू कर, 151 किस बारे में बात करता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में। लॉ ने कहा ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का प्रोविजन है ना, ये हम सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल करवाएंगे, उसके अलावा किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे। और वो भी लिस्टेड कंपनी कंपनी पे कंपलसरी नहीं करेंगे। हम वहां पे एक वर्ड लिख देंगे, लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। में अपॉइंट मतलब क्या? तुम्हारी मर्जी है, करना है करो, वरना जाने दो, हम तुम पे थोप नहीं रहे हैं। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड कंपनी से तो हम बात भी नहीं कर रहे। पहली चीज। दूसरा सर मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है? तो मैंने कहा जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, या तो उसको कंपनी सुओ मोटू अपॉइंट कर सकती है। मैंने किसी को कुछ गाली वाली नहीं दी, हाँ। सुओ मोटू मतलब क्या? सुओ मोटू मतलब ऐसा किसी को मैंने मोटा पतला ये सब कुछ नहीं बोला मैंने। सुओ मोटू मतलब क्या? खुद से। सुओ मोटू मतलब ऑन इट्स ओन।
सुओ मोटू मतलब क्या? ऑन इट्स ओन। तो क्या आप ऑन इट्स ओन भी अपॉइंट कर सकते हो? मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्री को उठ करके लगा यार अपने को ना स्मॉल शेयर होल्डर के लिए कुछ करना चाहिए, बहुत कमा लिया मुकेश अंबानी ने, अब छोटे छोटे शेयर होल्डर के लिए भी कुछ करते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे? अपने आप से एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बैठा सकते हो। या अगर आप चाहो तो आप स्मॉल शेयर होल्डर्स का वेट करो एप्लीकेशन का, स्मॉल शेयर होल्डर्स आपको एप्लीकेशन देंगे और फिर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। सर मेरे को एक बात बताओ, एक स्मॉल शेयर होल्डर ने बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एप्लीकेशन दिया और बोले हम ना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बैठाना चाहते हैं। क्या कंपनी क्या कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्या वो मना कर सकती है? मतलब सर मान लो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ने बड़ा मन बना करके, उन्होंने ऋतिक रोशन का नाम लेकर के आए, ऋतिक रोशन का नाम लेकर के आए और बोले ऋतिक रोशन को ना हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं कंपनी। और कंपनी ने बोला नहीं मैं बनाऊंगा ही नहीं, मैं इस बार स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखने की इच्छा नहीं रखता हूं। क्या सर कंपनी इस तरीके से मना कर सकती है? इमोशनल मत होना और मेरे को बोलो क्या कंपनी मना कर सकती है? सर दी आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि लॉ में वर्ड लिखा है मे। मतलब अगर तुम चाहो तो अपॉइंट कर लो, नहीं चाहो तो अपॉइंट मत करना। इससे तुमको समझ आया होगा ये प्रोविजन की कोई इज्जत ही नहीं है। एक तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है और वो भी दूसरा मे। मतलब तुमको करना है तो कर लो वरना जाने दो। अगर शेयर होल्डर तुमको एप्लीकेशन दे भी रहे हैं तब भी तुम नहीं करोगे तो चलेगा। सर इस पे अब बहुत सारे स्टूडेंट पुराने के जमाने में, पहले जो स्टूडेंट थे वो लोग आर्ग्यू करते थे नहीं सर मेरे को लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, आज के जमाने में प्रैक्टिकली बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है? आज तक आपको बहुत आसानी से न्यूज नहीं मिलेगा जहां पे किसी कंपनी ने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोशिश की थी। पर फिर भी सर एक कंपनी है अल्बेमिक लिमिटेड, अल्बेमिक लिमिटेड करके एक कंपनी है, तुम चाहिए तो गूगल करके पढ़ना। उसमें क्या हुआ था, शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दिया था एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए और कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने बोला रास्ता नापो चलते बनो, हम अपॉइंट नहीं करना चाहते और उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल केस लॉ है सर जहां पे ऐसी चीजें होती है। समझे तुम मेरी बात? समझे? अब सर सुनो, स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है? स्मॉल शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिनका नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपए, सर एग्जैक्टली 20,000 रुपए या उससे कम होता है। मतलब सर एग्जैक्ट 20,000 रुपया होगा तो क्या तुम स्मॉल शेयर होल्डर कहलाओगे? अगर एग्जैक्ट 20,000 होगा क्या तुम स्मॉल शेयर होल्डर कहलाओगे? ये सर अगर एग्जैक्ट 20,000 भी होगा ना आप स्मॉल शेयर होल्डर कहलाओगे, बिल्कुल कहलाओगे। अब सर कितने स्मॉल शेयर होल्डर अप्लाई करने चाहिए? या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर, विच एवर इज लोअर जो है ना, विच एवर इज लोअर जो है, इतने लोग अगर कंपनी को एप्लीकेशन देंगे तब जाके कंपनी कंसिडर करेगी कि एसएसडी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अब सर आप एप्लीकेशन कैसे दोगे? आप सर एक डॉक्यूमेंट दोगे जिसको हम कहते हैं नोटिस ऑफ इंटेंशन। इस नोटिस ऑफ इंटेंशन में तुम क्या लिखोगे? तुम इस नोटिस ऑफ इंटेंशन में क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। तुम लिखोगे तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फोलियो नंबर और तुम्हारा शेयर होल्डिंग। सर फोलियो नंबर मतलब क्या? फोलियो नंबर मतलब क्या? अगर आप कभी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको एक फोलियो नंबर असाइन होता है, वो फोलियो नंबर आपको लिखना पड़ेगा। सर यहाँ पे जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर है, स्मॉल शेयर होल्डर 1 2 3 4 ऐसे करके जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर है, सब लोग ये एप्लीकेशन को भरेंगे। उसमें अपना नाम, उसमें अपना एड्रेस, उसमें अपना फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग दोगे। सर क्या फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग होना जरूरी है? क्या फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग होना जरूरी है? हाँ भाई, अगर तुम स्मॉल शेयर होल्डर हो यानी कि तुम्हारे पास शेयर्स भी है और तुम्हारे पास फोलियो भी है तो तुमको दोनों बताना जरूरी है, तुमको दोनों बताना जरूरी है। ठीक है? इसके साथ सर आप बताओगे उस उस बंदे का नाम जिसको आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हो, उस बंदे का नाम जिसको आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हो। सर ये जो बंदा है जिसको आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हो, मान लो मैंने बोला अपुन का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एचआर बनेगा। एचआर बोले तो ऋतिक रोशन बनेगा। तो सर आपको उसका नाम देना पड़ेगा, उसका एड्रेस देना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनना, उसका फोलियो नंबर देना पड़ेगा और उसका शेयर होल्डिंग देना पड़ेगा। और सर ये जो फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग है ना, दिस यू विल गिव इफ एनी। मतलब है तो दे देना, नहीं है तो जाने देना। सर ये प्रोविजन है, इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब दोगे सही
पर आपका जवाब होगा गलत है। ये क्या मजाक किया आपने? आप जवाब दोगे सही पर जवाब होगा गलत। सर मेरे को एक बात बताओ, एप्लीकेशन कौन दे रहा है कंपनी को? स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन है सर? वो लोग जो कितना नॉमिनल वैल्यू होल्ड करते हैं, अप टू 20,000। सर एक जना जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं। 1,000 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर विच एवर इज लोअर, ये लोगों को जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले आप दोगे नोटिस ऑफ इंटेंशन। उसमें आप क्या लिखोगे? सबका नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग। और ये जो दोनों चीजें है ना सर, ये तो मैंडेटरी है, मतलब आपको देना पड़ेगा। पर उसके साथ आप अपने जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जिसको बनाना चाहते हो ना, उसका नाम दोगे, एड्रेस दोगे और फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग दे देना अगर है तो। अब सर इसके बेसिस पे मेरे को एक बात बताओ, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्मॉल शेयर होल्डर ये कह रहे हैं कि हमको ना ऋतिक रोशन को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना है, तो क्या ऋतिक रोशन के खुद का स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी है? अगर तुम ऋतिक रोशन को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हो, तो ऋतिक रोशन के खुद का स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी है? सर द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी होता ना, तो यहां पे इफ एनी नहीं लिखा होता। यहां पे इफ एनी लिखा है मतलब क्या? अगर शेयर होल्ड करता है तो बता दे, नहीं होल्ड करता तो जान दे। अब सर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपके सवाल का जवाब होगा मेरे सवाल का जवाब आप दोगे सही, पर फिर भी जवाब होगा गलत। इंस्टीट्यूट ने एक सवाल पूछा सर, ये जो मैंने तुमको ऊपर प्रोविजन बताया है दोस्तों, ये पूरा का पूरा मेरा एक्टिव। अब सर इंस्टीट्यूट ने सीधे सीधे एक सवाल पूछा, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के स्मॉल शेयर होल्डर होने की जरूरत है? उसका आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया। इंस्टीट्यूट ने दिया यस। और सर ये जो इंस्टीट्यूट का आंसर है ना, ये है गलत। तो अब क्या करें सर? अब सर मेरे को ना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मेरा सीए में, पर बीइंग अ सीए एंड हैविंग क्लियर्ड दिस एग्जाम एंड बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक लास्ट 9 years, ठीक है, 5 साल पढ़ाई और 5 साल के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन, 9 साल से इस इंडस्ट्री में होने के बाद आपको एक चीज कहता हूं, ऑलवेज स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट्स। ऑलवेज स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट। जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही है तुम आवाज उठा पाओगे। तुम कभी ये नहीं बोल पाओगे कि तुमने भी तो गलती की थी तो हम भी गलती करेंगे। सर ये कभी भी नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी गलतियां सुधार देता है। इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर में अपनी गलतियां सुधार देता है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, थोड़े साल पहले और कुछ अटेम्प्ट पहले एसएफएम का पेपर, आपके एसएफएम के पेपर का आंसर बदल दिया इन्होंने। सजेस्टेड आंसर निकाला था, उसके बाद सजेस्टेड आंसर का आंसर ही बदल दिया इन्होंने। तो सर इस तरह की चीजें होती है। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे, सर मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, मेरे को आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं थी, पर मैं आपको अभी लॉ ऑफ सिखाना जब शुरू कर दूंगा फुल फ्लेजेड, तो मैं तो पूरा लॉ में घुस जाऊंगा। पर उसके अलावा और भी जो बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, आगे चल करके आपको लगेगा कि यार ये क्या करूं, इंस्टीट्यूट का आंसर और मेरा मैच नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं अपने लॉजिक्स पे स्टिक करूंगा। तुमको अगर मेरे पे भरोसा नहीं होता, कोई बात नहीं, सेम डे जाओ, ईबुक खोलो, ईबुक खोलो एमसीए के वेबसाइट पे और खुद चेक कर लो। तुमको अगर इफ एनी वर्ड दिख गया तो तुम मेरी बात से अग्री कर जाओगे। तुमको अगर इफ एनी वर्ड नहीं दिखा तो तुम मेरी बात से अग्री नहीं करोगे। इज इट एज सिंपल एज दैट? Is it as simple as that? Yes, sir. So the answer is that for a small shareholder director, it is not required that you have to be a small shareholder. तो आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी सर। अब मेरे को ये बात बताओ, ये नोटिस ऑफ इंटेंशन में कंपनी को कब दूंगा? सर लॉ ने बोला कि कंपनी जिस मीटिंग में तुम चाहते हो ना कि आपका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो जाए, उस मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले तुम क्या करना, ये जो नोटिस ऑफ इंटेंशन है ये कंपनी तक पहुंचा देना। कितने दिन पहले सर? कम से कम 14 दिन पहले। जिस दिन आपका मीटिंग है, ये मीटिंग में आप बनाना चाहते हो ऋतिक रोशन को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो इस मीटिंग के 14 दिन पहले आप क्या करना, आप कंपनी को इंटीमेट कर देना कि कंपनी कंपनी हम ना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंटीमेट बनाना चाहते हैं। अब सर एक बात बताओ, क्या मैंने बोला ऋतिक रोशन को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना है, क्या मैं ऋतिक रोशन को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना सकता हूं? लॉ ने बोला एक बात सुनो, अगर तुम किसी भी डायरेक्टर को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हो ना, 3 कंडीशन मीट करना पड़ेगा। पहला, उसको सेक्शन 164 का कंप्लायंस करना पड़ेगा।
दूसरा उसको सेक्शन 167 का कंप्लाइंस करना पड़ेगा, और तीसरा उसको ना 149 का कंप्लाइंस करना। पहला उसको 164 का, दूसरा 167 का, और तीसरा 149 सबसेक्शन 6 का। अब तुम बोलते हो सेक्शन नंबर याद करें क्या सर? सेक्शन नंबर याद नहीं करिएगा तो आंसर में क्या लिखिएगा? सर 164 किस बारे में बात करता है? 164 बोलता है कि आप डायरेक्टर बनने के लिए कब डिस्क्वालीफाइड है। क्या बनने के लिए? सिर्फ डायरेक्टर बनने के लिए कब डिस्क्वालीफाइड है। 167 बोलता है आपका ऑफिस कब वेकेट हो जाएगा, वेकेट ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर। और 149 सबसेक्शन 6 कहता है कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सर ये तीनों सेक्शन में से कोई भी सेक्शन का अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते हो तो आप क्या हो जाओगे? आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सर आपको क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? डिस्क्वालीफाई बोल लो, क्या आप अपना ऑफिस वेकेट कर जाओगे ऐसा बोल लो। पर सर एक और बात बताओ, अगर ऋतिक रोशन को एसएसटी बनना है ना, उसको 3 काम और करना पड़ेगा। सबसे पहले सर उसको ना अपना दिल दिखाना पड़ेगा। क्या? दिल नहीं सर, डिन दिखाना पड़ेगा। डिन क्या होता है सर? किसी को पता है? आर्टिकलशिप वगैरह किसी ने की है? डिन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बारे में अपन कल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पर जैसे अपना आधार कार्ड होता है ना इंसानों का, वैसे ही डायरेक्टर का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो सर उसको सबसे पहले उसके पास डिन होना चाहिए। दूसरा, वो 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। सर 164 में डिस्क्वालीफाइड मतलब क्या? 164 में लिखा है कि अगर किसी का दिमाग खराब है, अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है, तो वो क्या नहीं बन सकता? वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब अगर तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते तो तुम क्या एसएसटी बन सकते हो? क्या तुम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो? नहीं ना सर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तो पहले डायरेक्टर है ना। तो इसीलिए लॉ ने बोला कि तुम 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। और तीसरा, तुम लोगों ने अपना कंसेंट दिया होना चाहिए। कंसेंट किस चीज का कंसेंट? कि हाँ मैं एसएसटी बनने के लिए तैयार हूं, मैं बिल्कुल इच्छा रखता हूं एसएसटी बनने के लिए, इस तरह का आपने कंसेंट दिया होना चाहिए। अब सर मेरी बात समझो ना, सुनो ना। सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए क्या देना पड़ता है? डिन नंबर 164 और कंसेंट। अब तुम मेरे को बताओ, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर होशियारी मारते मारते कंपनी के पास चले गए थे कि भैया जब एसएसडी बनाना ही है तो ऋतिक रोशन को क्यों ना बनाया जाए, 5 उंगली की जगह 6 उंगलियों से काम होगी, क्यों ना बनाया जाए ऋतिक रोशन को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो सर लॉ ने क्या बोला? बनाना है बना ले, पर हमको 3 चीजें चाहिए। क्या? हमको डिन नंबर चाहिए, हमको उसका 164 का क्वालिफिकेशन चाहिए, और हमको कंसेंट चाहिए। तुमको क्या लगता है ऋतिक रोशन तुमको लिख के कंसेंट देगा क्या कि हाँ भैया मेरे को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना लो? नहीं सर, ऋतिक रोशन इस तरह का कंसेंट तो नहीं देगा। इसीलिए आप ना ऋतिक रोशन को नहीं बना पाओगे। क्यों सर? क्योंकि आपको पिन चाहिए 164 और कंसेंट। अगर सर लेकिन तीनों चीजें दे दिया, पिन भी है ऋतिक रोशन के पास, कंसेंट भी दे दिया, और 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो बना ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सर एक बात याद रखना, ऋतिक रोशन या कोई भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है, उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ जाएगा अगर वो 164 में डिस्क्वालीफाइड है, अगर वो 164 7 में उसकी ऑफिस वेकेट हो जाती है, या अगर वो 149 सबसेक्शन 6 में क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहता है। सर क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? सर ये सारे प्रोविजन ना आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे जब ये सारे प्रोविजन आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे जब आपको 164 167 में बहुत ज्यादा होल्ड आ जाए। पर सर अब के लिए मेरी एक बात समझ, लॉ में एक और प्रोविजन लिखा है, क्या लिखा है समझना। मैं आपके लिए वो लैंग्वेज लिख करके दे रहा हूं। क्या लिखा है? एसएसडी shall be considered independent director subject to eligibility under section 149(6) and declaration under section 149, declaration under section 149 149(7). सर जरूरी नहीं एसएसडी शेयर होल्डर हो, यस या नो था। आंसर ये था कि स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है अगर तुम एसएसडी बनना चाहते हो। ठीक है सर, मेरे को ये बताओ,
क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है? तो लॉ में लिखा है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 149(6) एंड डिक्लेरेशन अंडर 149 सबसेक्शन 7। ठीक है। और सर ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपना ऑफिस वेकेट कर देगा अगर वो 164 में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या 167 में अगर वेकेट हो जाती है उसकी ऑफिस, या 149 सबसेक्शन 6 में वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता। सर दो जगह लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट माना जाएगा, शर्त सिर्फ इतनी है 149 6 और 7 का कंप्लाइंस कर लो। और दूसरी जगह लिखा है कि अगर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहे तो तुम्हारा ऑफिस क्या हो जाएगा? वेकेट हो जाएगा। क्या ये दो पॉइंट आपको समझ आया सर? ये लॉ में लिखा हुआ है। हमने सिर्फ ये पढ़ा कि लिखा हुआ क्या है, अब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। पर क्या आपने पढ़ा क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला सर पहले लिखा हुआ है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, और दूसरा ये लिखा हुआ है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर है ना, दूसरा ये लिखा हुआ है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफिस वेकेट कर देगा। अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो यस, जोर से बोलो यस सब लोग। बाकी लोग नालायक हो। हाँ, और बाकी लोग, और और अब मेरी बात सुनो सर। मैंने आपको थोड़ा सा स्मॉल शेयर होल्डर का आखिरी के दो प्रोविजन बताया। स्मॉल शेयर होल्डर कितने पीरियड के लिए अपॉइंट होता है? तो मैंने कहा सर स्मॉल शेयर होल्डर जो है ना वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए अपॉइंट होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने साल के लिए अपॉइंट होता था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट होता था। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 3 साल के लिए हो रहे हैं। सर क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर री अपॉइंट हो सकता है? और अगर हाँ तो कितने साल के लिए? क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर री अपॉइंट हो सकता है, और अगर हाँ तो कितने साल के लिए? सर दी आंसर इज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर री अपॉइंट हो ही नहीं सकता। तो साल की तो बात ही नहीं आती। इन्होंने बोला स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 3 साल के लिए अपॉइंट हो जा। उसके बाद स्मॉल शेयर होल्डर आया, डायरेक्टर आया और बोला मेरे को री अपॉइंट कर दो ना। लॉ ने बोला री अपॉइंट छोड़ भाई, तू ना 3 साल के वनवास में निकल जा। तेरा कूलिंग ऑफ पीरियड अभी से शुरू कर दे। क्या शुरू कर दे? तेरा कूलिंग ऑफ पीरियड अभी से शुरू कर दे। तेरे को इसके बाद जो है ना वनवास में जाना है। क्या तुमको समझ आया सर? तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के केस में आप एक बार अपॉइंट होते हो 3 साल के लिए, उसके बाद आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते, और 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना पड़ेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड से वापस आने के बाद आप अगर चाहो तो फिर से 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको ये प्रोविजन समझ आया सर? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसमें 5 साल के लिए 1 2 3 4 5 साल 5 साल के लिए अपना पवन जो है ना वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। कैसे अपॉइंट हुआ था? एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। अब सर जब 4 साल का टेन्योर खत्म हो गया उसका, उसको हमने अपॉइंट कर दिया एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। हमने उसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। अब सर मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 6th और 7th ईयर में एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है? क्या वो 3 साल तक के लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकता है? मान लो सर इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पे टेन्योर खत्म हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पे टेन्योर खत्म हो गया, क्या उसके बाद वो एज एन एसएसडी कंटिन्यू कर सकता है? इंडिपेंडेंट तो नहीं रहा अब वो, क्या वो एसएसडी कंटिन्यू कर सकता है? सर लॉ ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अगर इसके बाद एज एन एसएसडी कंटिन्यू करोगे तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद 3 साल का क्या आएगा? कूलिंग पीरियड आएगा। और कूलिंग पीरियड में यू कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये आपका पहला रीजन है। सर दो रीजन है, आपने दूसरा वाला पकड़ा। कौन सा दूसरा वाला? कि आप इफ यू सीज टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यू विल हैव टू वेकेट द ऑफिस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। भाई ये तू नहीं लिखता तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्रोविजन है तू नहीं भी लिखता ना यहाँ पे तो हमको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीज करते हो तुम्हारा तो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लग जाता है। और सर अगर तुम्हारा 3 साल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड लग गया तो तुम वैसे भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, तुमको ऑफिस क्या करना पड़ेगा? वेकेट करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ आई मेरी? हाँ सर। पर एक बात बताओ, अगर तुम अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पवन जो है अपॉइंट हुआ था दो रोल में, 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था और 3 साल के लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था,
अब सर जब उसका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का पोजीशन खत्म हो गया, क्या वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है? क्या वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है? सर एब्सोल्युटली यू आर रॉन्ग। सर यू आर रॉन्ग। बेटा, बच्चों, दोस्तों, मालिक, 3 साल के बाद इधर भी तो कूलिंग पीरियड आएगा ना। बाबा, ऊपर क्या पढ़ा अपन ने? 3 साल का स्मॉल, अगर तुम अपॉइंट हो रहे हो और उसके बाद तुम रीअपॉइंट नहीं हो सकते, तुमको वनवास में जाना पड़ेगा 3 साल का। तो सर ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, इसमें तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे रह सकते हो? उतरो, चलते बनो। तो सर मैं आपको एक बात समझाऊं क्या? आपको एक बात समझ आई क्या? कि सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कुछ ट्यूनिंग बैठ नहीं रहा है। मतलब अगर आप एक इंसान को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों बना दो, तो भैया जो आपका लॉ है ना, उसमें जो टेन्योर का प्रोविजन है, उसमें जो टेन्योर का प्रोविजन है, वो मैच नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, उसके बाद एक बार और रीअपॉइंट हो सकता है, और उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आता है। पर आपका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, उसके बाद रीअपॉइंट ही नहीं हो सकता, सीधा 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आ जाता है। तो इन दोनों का टेन्योर कुछ मैच नहीं कर रहे। अब सर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल, इज इट मैंडेटरी, इज इट मैंडेटरी फॉर अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर के इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है? इज इट मैंडेटरी दैट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो मेरे सामने सर आपके 3 पॉइंट रखता हूं। क्या 3 पॉइंट? पहला पॉइंट ये कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा अगर वो 149(6) का एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर ले और 149(7) का क्या कर ले, डिक्लेरेशन दे दे। दूसरा पॉइंट ये था कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपना ऑफिस वेकेट कर जाएगा अगर वो 149(6) में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और तीसरा मैंने आपको समझाया टेन्योर, जिसमें दोनों के टेन्योर में मिसमैच है। तो सर इससे मैं आपको इंटरप्रिटेशन ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका कोई आंसर नहीं है। सर ये लॉ का इंटरप्रिटेशन का गेम है। तुम्हारा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। सर ये मैं इतना डेप्थ में आपको क्यों समझा रहा हूं पता है? क्योंकि तुम लोग मेरी क्लास के स्टूडेंट हो। अब सर कोई और टीचर की क्लास जो बच्चे लेते हैं, वो उनके स्टूडेंट होंगे। सर बाकी टीचर्स को ना मजा आता है कि उन्होंने अपने 10 साल, 15 साल, 20 साल के एक्सपीरियंस में जितना भी सीखा है सब बच्चों को सिखा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सीए बनने के बाद बच्चों को एक डिग्री मिलती है सीए की और एक डिग्री मिलती है एलएलबी की, कि ले बेटा तूने इतना अच्छे से लॉ पढ़ा है कि तेरे को एलएलबी की भी डिग्री मिल जाएगी। तो उससे होता क्या है, वो बच्चे आकर के फिर मेरे बच्चों को छेड़ते हैं, भाई बता स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा क्या? मेरे टीचर ने तो बोला होगा, पर मैं यहाँ पे शर्त ये लगाता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकली सेंस ही नहीं बनता। तुम मेरे को एक बार लॉजिकली बात करो मेरे से, ठीक है? एक बार ही लॉजिकली बात कर लें। सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्मॉल शेयर होल्डर बंदे को ना, तुम क्या कर रहे हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को परेशान कर रहे हो। स्मॉल शेयर होल्डर्स को तुम परेशान कर रहे हो। अब तुम और मैं स्मॉल शेयर होल्डर है, भाई अब मेरी मर्जी में मुकेश अंबानी को बनाओ, मेरी मर्जी में नीता अंबानी को बनाओ, मेरी मर्जी में अपने छोटे भाई को बनाओ, क्या फर्क पड़ता है वो मेरा छोटा भाई शेयर होल्ड करता है रिलायंस में? क्या फर्क पड़ता है? ये थोड़ी था कि वो कंपनी में फ्रॉड हो रहा है और नहीं बताएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि बोर्ड के जनरल मीटिंग में हमारा भी कोई कहा माने, बोर्ड मीटिंग में कोई हमारा भी डायरेक्टर बैठे। पर सर फ्रॉड फ्रॉड की तो कोई बात ही नहीं है, इंडिपेंडेंट की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो सर लॉ क्या लिखना चाहता था समझ रहे हो? लॉ ये लिखना चाहता था कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर 149(6) और 149(7) का कंप्लाइंस करता है ना, तो तुम उसको चाहो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लो। उससे होगा क्या, जो तुम्हारा 1/3 का लिमिट था, लिस्टेड कंपनी के केस में कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अनलिस्टेड के केस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो वो कैलकुलेशन में एक बंदा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी आ जाएगा। पर अगर वो 149 सबसेक्शन 6 का लिमिट नहीं मीट करता, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता, तो इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम अलग से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा लो। सिमिलरली सर, सिमिलरली इसका इंटेंशन क्या था 149 सबसेक्शन 6 में वेकेट होने का, कि अगर तुम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो और तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो, तो अगर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तुम्हारा टेन्योर खत्म होता है, तो वैसे ही तुम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं रह सकते ना। 3 साल का कूलिंग पीरियड है ना सर।
तो तुम वैसे ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं कंटिन्यू कर सकते। सर ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडिकेशन है बस कि तुम चाहो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लो। पर सर अगर इन लोगों को डंके की चोट पे ये कहना होता ना कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, अगर वो ये कह रहा होता ना लॉ चिल्ला चिल्ला के, तो लॉ सिर्फ इतना कर देता कि दोनों के टेन्योर मैच कर देता। बोलता भाई स्मॉल शेयर होल्डर भी 5 साल के लिए रहेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 5 साल के लिए रहेगा। अगर लॉ का इंटेंशन ये होता कि जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट ही हो सकता है, इंडिपेंडेंट के अलावा कोई नहीं होगा, तो सर वो क्या करता, वो आपको मैच करके दे देता, वो मिसमैच नहीं छोड़ता। तो सर इससे मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि सर व्हाट इज लॉ? लॉ इज समथिंग विच इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इट इज योर इंटरप्रिटेशन वर्सेस माय इंटरप्रिटेशन। अब सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इतना रिडंडेंट है ना, इतना इररिलेवेंट है ना आज की डेट में, कि आपको कोई प्रैक्टिकल ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं। तो सर कोई इस पे केसेस भी नहीं हो रहे। कल को अगर तुमको इसका आंसर चाहिए ना, तो एक काम करो, तुम मेरे पे केस करो या मैं तुम पे केस करूंगा, और हम जाकर के कोर्ट में डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। क्यों सर? बिकॉज लॉ इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव। तुम्हारा इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है, मेरा उसी लाइन का इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है। सर अगर तुम 10 - 4 दोगे, 10 - 4 दोगे और दुनिया में सबको बोलोगे कि भैया 10 - 4 कितना होता है, दुनिया में सब लोग 6 बोलेंगे सर। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन नहीं है। समझ रहे हो? पर मैं अगर आपको लॉ दूंगा ना, तो हर इंसान दुनिया में एक अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है। तो सर यहाँ पे केस लॉ आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी में आगे आएगा। दो कारण है इस सवाल के जवाब को इग्नोर करने। पहला, इट इज जस्ट इंटरप्रिटेशन का गेम, और अपने को पीएचडी नहीं करनी है, अपने को मतलब आपको नहीं करनी। ठीक है। दूसरा, और सर जब मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं ना, तुम लोगों को बताता हूं, एक किताब आती है, 12,000 रुपए की किताब आती है लॉ। वो किताब में इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ा है, और वहां पे क्लियरली लिखा है कि ऐसा कोई भी प्रोविजन लॉ का इंटेंशन नहीं है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पर सर अगर एक कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट बंदे को बैठाना चाहती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। पर सर आप लोगों को दो रीजन है क्वेश्चन को इग्नोर कर देना। पहला, हमको पीएचडी नहीं करनी है। दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का जीरो रेलेवेंस है। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो कि एक बार आया भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, तो इसका आंसर तुम यस या नो नहीं लिखोगे। इसका आंसर तुम लिखोगे ये वाला लाइन जो मैंने लिखा था, ये वाला लाइन जो मैंने लिखा था कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी अंडर 149(6) एंड डिक्लेरेशन अंडर 149(7). सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अगर 149(6) और 7 का कंप्लायंस नहीं किया तो आपको इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे। पर सर हम इंटरप्रिटेशन लिखेंगे ही नहीं, वी विल फाइंड द मिडवे। मिडवे इज हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, हमने लॉ लिख के आ गए। हम लिखेंगे कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शेल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू 149(6) एंड 149(7). क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर एक बार आपके नोट्स में फटाफट क्वेश्चन लिखो, या फिर आपके समरी नोट्स में आप अगर देखोगे तो समरी नोट्स में लास्ट में नोट्स का सेक्शन है। यहाँ पे लास्ट लास्ट में अगर आप देखोगे तो नोट्स का सेक्शन है, वहां पे लिखो, इज इट मैंडेटरी for small shareholder director to be independent director? आप लिखो, there can be arguments in favor as well as against this answer. If the law is read, नहीं नहीं नहीं, मत लिखो, ये लिखो, ये लिखो, बता रहा हूं सर, यही तक लिखो फुल स्टॉप तक, कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो फेवर में और अगेंस्ट में दोनों हो सकता है। दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड फ्यूचर case laws will settle this answer. For the time being, for the time being, if ICAI asks such question,
You are not supposed to give conclusion as to yes or no. You are only required to state the provision. That is, what is the provision? What is the provision? Provision that is, small shareholder director shall be considered independent director subject to 149(6) and 149(7). Subject to 149(6) and 149(7). So did you understand? पक्का? दोस्तों, ये ना डिस्कशन आज के दिन में 15 मिनट लगा, बट कसम से ही आपके फ्यूचर का 15 मिनट बचाएगा। अभी के लिए मेरी बात ये सुन लो, अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है क्या, मैं बोलूंगा नहीं। पर उसके पहले मैं उसको ये पूछूंगा, क्या तू मेरी क्लास का बच्चा है? बोलेगा नहीं सर। बोलूंगा हाँ हाँ होता ना, क्यों नहीं होता? होता ना, जान देना। किसको आर्ग्यूमेंट करना, किसको है? जहां पे कोई रिटर्न ही नहीं है वहां पे आर्ग्यूमेंट करके जीतना किसको है? कल को ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आकर के नहीं बोलेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूमेंट दे सकता है, पर जब सुप्रीम कोर्ट जब ये जजमेंट देगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ एडिशनल सपोर्टिंग्स देगा। वो सपोर्टिंग्स जब तक अपने पास नहीं है, अपन कोई डिस्क्लेमर, अपन कोई कंक्लूजन दे ही नहीं सकते। समझे क्या मालिक? बोलो सर। प्रॉमिस लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट। सर लास्ट पॉइंट एक बहुत स्पेशल पॉइंट है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होता है ना, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होता है ना, वो मैक्सिमम दो कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, उससे ज्यादा कंपनी में एसएसडी नहीं बन सकता। और वो भी जो दो कंपनीज है ना, वो कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस या कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए। ये जो दो कंपनीज है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग या कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए। मतलब कि क्या सर, अगर मिस्टर पवन जो है वो आईओसीएल में, आईओसीएल में क्या बन गया? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। क्या वो बीपीसी, क्या वो उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर बन सकते हैं? क्या वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? सर देखो, आईओसीएल भी ऑयल के बिजनेस में है, रिलायंस भी ऑयल के बिजनेस में है। ये दोनों कंपीटिंग बिजनेस में है। किसमें? ये दोनों कंपीटिंग बिजनेस में है। तो तुम कंपीटिंग बिजनेस में मत बनना। सर इसका एक बार लॉजिक बता पाओगे? क्या आप इसका लॉजिक बता पाओगे कि क्यों तुमने कंपीटिंग बिजनेस रोका? क्योंकि सर देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईओसीएल में एक डायरेक्टर आया और वो जाकर के आईयूसीएल के सारी इंटरनल बातें जो हैं, वो जाकर के उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड मीटिंग में बता दिया और उसकी वजह से इनसाइडर इंफॉर्मेशन शेयर हो गए। सर ऐसे तो इंफॉर्मेशन शेयर होते हैं, पर कम से कम उसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तो थ्रू मत करो। तुम उसको कम से कम, कम से कम उसको एसएसडी के थ्रू तो मत करो। अगर मान लो जो बंदा चाय देने यहाँ पे आता है, वही बंदा चाय देने यहाँ पे जाता है, उसने जाके बता दिया तो चलता है भाई। पर यहाँ पे कम से कम एसएसडी, जो एसएसडी क्या है सर, एसएसडी वैसे भी लिस्टेड कंपनी पे एक एडिशनल बर्डन है। अब सर एक बर्डन की वजह से कम तुम्हारा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं होना चाहिए। सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को तो कायदे से बिजनेस के बारे में बताया भी नहीं जाना चाहिए। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उसको बतानी भी नहीं चाहिए। पर हम उसको बता रहे हैं ना, तो लॉ ने सेफर साइड में एक प्रोविजन डाल दिया कि भैया तुम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो हो ना, मैक्सिमम दो कंपनी में बनो, उससे ज्यादा कंपनी में मत बनना। अब अगर जो दो कंपनी में तुम बन रहे हो, तो ये देख लेना दोनों कंपनी कंपीटिंग बिजनेस में या कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए। सर एग्जांपल ऑफ कंपीटिंग बिजनेस वेरी सिंपल। अगर आप भी ऑयल बनाते हो, सामने वाली कंपनी भी ऑयल बनाती है। अगर आप भी पेट्रोल प्रोडक्ट्स बनाते हो, सामने वाली कंपनी भी पेट्रोल प्रोडक्ट्स बनाती है। सर आप लेंसकार्ट हो जो चश्मा बना करके बेचता है, और सामने वाला कंपनी भी एक नया कंपनी है जो चश्मे के सेक्टर में घुसना चाहता है, और वो इसी तरीके से घुसना चाहता है जिस तरीके से लेंसकार्ट बेचता है। सर अगर आप बोट हो, और एक और वो एक और कंपनी थी ना जिसको अमन चूज लिया था, एक और कंपनी थी ना जो ऐसी बोट टाइप की कंपनी थी जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती थी, उसको अमन खींच करके ले गया था। तो सर वो वैसी कंपनी जो है, वो हैमर 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 बोट पे जो हैमर मारा था इसने, सॉरी हैमर पे जो हैमर मारा बोट पे,
तो सर ये जो कंपनीज है ना, ये कंपीटिंग बिजनेस है। आप दोनों जगह एसएसडी मत बनना, मतलब यहाँ की खबर यहाँ नहीं जानी चाहिए, वो उसका प्रिकॉशन है। सर मेरे को एक बात बताओ, आप आईओसीएल में एसएसडी हो, क्या आप उसके बाद वोट में एसएसडी बन सकते हो? सर आप आईओसीएल में एसएसडी हो, क्या आप उसके बाद वोट में एसएसडी बन सकते हो? अब सर आप आईओसीएल में भी एसएसडी बन गए, वोट में भी एसएसडी बन गए, क्या आप हैमर में एसएसडी बन सकते हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या आप हैमर में बन सकते हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं? सर कंपीटिंग बिजनेस मत बोलना, आंसर है मैक्सिमम टू। आप यहाँ पे दो कंपनी में एसएसडी बन गए हो, आप उससे ज्यादा कंपनी में एसएसडी नहीं बन सकते। पर सर क्या आप हैमर में एक नॉर्मल डायरेक्टर बन सकते हो? क्या आप हैमर में एक नॉर्मल डायरेक्टर बन सकते हो? जी सर बिल्कुल बन सकते हो। आपको एक तो एसएसडी बनने से रिस्ट्रिक्शन है, और दूसरा कंपीटिंग बिजनेस में एसएसडी बनने से रिस्ट्रिक्शन है। नॉर्मल डायरेक्टर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, आप जाकर के नॉर्मल डायरेक्टर बन सकते हो। पर सर अगर नॉर्मल डायरेक्टर बन जाएगा तब भी जाके तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा ना। अगर नॉर्मल डायरेक्टर बन जाएगा तब भी जाके इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा ना। तो भाई अगर ये यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्टर है, तो तुम गधे हो। तुम गधे हो जो उसको क्या बना रखे हो, अपने कंपनी में एसएसडी बना रखे हो। तुमको उसको तत्काल प्रभाव से एसएसडी के पोजीशन से हटाना चाहिए। पर अगर तुमको पता है वो हैमर का डायरेक्टर है, फिर भी मैं उसको अपने मीटिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक्सेस दे रहा हूं ना, तो गधे लोग कंपनी को डुबाते ही है, और तुम्हारी कंपनी डूब के ही रखेगी। तुम्हारी लॉ जो है कंपनी को बचाने के लिए नहीं बनाए भाई। लॉ इसलिए नहीं बनाया कि तुम बिजनेस डिसीजन ढंग से नहीं ले पाओगे तो हम तुम्हारे बिहाफ में डिसीजन लेंगे। नहीं सर, लॉ क्यों बना है? लॉ इसलिए बना है ताकि तुम लोगों को और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए लॉ के वजह से। लॉ ने बोला ना एसएसडी बनाने के लिए, लॉ ने बोला ना एसएसडी बनाने के लिए, तो हम तुमको सामने से बता रहे कंपीटिंग बिजनेस में तुम एसएसडी नहीं बन सकते। पर तुम अगर किसी कंपीटिंग बिजनेस के नॉर्मल डायरेक्टर को अपनी कंपनी का एसएसडी बना रहे हो ना, तो तुम डूबो, हम तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। समझे? बोलो समझे क्या? सर बहुत हो गया, बहुत भारी हो गया, इससे आगे आज नहीं बढ़ने का इरादा है। पढ़ा सकते थे पर इससे आगे आज नहीं जाएंगे। सर अगेन वी आर गोइंग एक्सट्रीमली स्लो, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड। तो आपको थोड़ा थोड़ा ना, चलो जसप्रीत कह रही है एक बार पूरा प्रोविजन एक बार याद करवा दो क्लास खत्म करने के पहले। आ जाओ एक बार एसएसडी का प्रोविजन देखते हैं। कुछ छूटा होगा तो पॉइंट भी मैं कवर कर दूंगा। सर एसएसडी सेक्शन 151 कहाँ पे लिखा हुआ है आपके नोट्स के पेज नंबर 5 में? क्या लिखा हुआ है सर देखो। एसएसडी क्या है? एसएसडी कहां पे लगेगा? सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी कहां पे लगेगा? आपके लिस्टेड कंपनी के केस में लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड एज स्मॉल शेयर होल्डर, एज अ इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सर आप ना लिस्टेड कंपनी के केस में एक डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है जिसको स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। कैसे सर? द स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ डायरेक्ट मीन्स अ शेयर होल्डर हैविंग नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। मतलब सर क्या आपका लेस देन और इक्वल टू 20,000 रुपीज होना चाहिए, 20,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो बाजू में लिख सकते हो एग्जैक्ट 20,000, तो उसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर माना जाएगा। एग्जैक्ट 20,000 तो स्मॉल शेयर होल्डर माना जाएगा। ओके, फिर क्या लिखा है सर? व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट? दे विल बी सुओ मोटो अपॉइंटेड और अ नोटिस विल बी सेंड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। जैसा कि मैंने बोला था खुद से भी अपॉइंट कर लो या कोई नोटिस भेजेगा। नोटिस कौन भेजेगा सर? 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। उनसे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतने लोगों का तो नोटिस आना चाहिए। टाइम लिमिट क्या होगा सर नोटिस का? कम से कम 14 डेज पहले नोटिस आ जाना चाहिए। नोटिस का कंटेंट क्या होगा? अगर आपको याद होगा तो मैंने कंटेंट क्या बताया था, तुम्हारे सारे स्मॉल शेयर होल्डर का नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग, और उसके अलावा तुम्हारा जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर प्रपोज्ड है उसका नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर और शेयर होल्डिंग अगर है तो डाल दो, वरना रहने दो। ये सारा कंटेंट आप डालोगे। उसके अलावा सर स्टेटमेंट क्या दोगे आप? स्टेटमेंट क्या देगा? स्टेटमेंट देगा कि वो डिन नंबर है उसके पास, 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं है, और उसका कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कि वो डायरेक्टर बनने के लिए उसका कंसेंट है और वो रेडी है। सर व्हाट इज फोलियो नंबर? फोलियो नंबर इज अगेन आई टोल्ड यू, जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो आपको एक नंबर असाइन होता है, जैसे कि आपको एक टीपी आईडी असाइन होता है, वैसे ही आपको हर शेयर का फोलियो नंबर असाइन होता है। अगर आप कोई भी शेयर होल्ड करते हो किसी भी कंपनी का, तो आप जाकर के अपने ईमेल पे सर्च करो फोलियो नंबर, आपको अपने शेयर होल्डिंग का फोलियो नंबर मिल जाएगा। ठीक है?
अब सर एसएसडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा अगर ही इज एलिजिबल अंडर 6 एंड 149 सबसेक्शन 7, और सर वो अपना ऑफिस कब वेकेट कर देगा, अगर वो 164 में या 167 में या 149 सबसेक्शन 6 में डिस्क्वालिफाइड है। और सर टेन्योर क्या होगा, 3 साल का। ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 years। सर ये जो नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, ये कुछ तो भी है, इसको होल्ड पे डालो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है सर, आप एक साथ दो कंपनी से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, और जो सेकंड कंपनी है ना, वो कंपीटिंग या कंफ्लिक्टिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। द सेकंड कंपनी शुड नॉट बी इन कंपीटिंग और कंफ्लिक्टिंग बिजनेस। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? सर बोलो, समझा आपको? पक्का? ऑल राइट गाइस, चलो, आई थिंक दैट्स इट। आई रियली रियली होप यू अंडरस्टूड। आई विल सी यू टुमारो इवनिंग। मेरी आपसे एक बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज घर जाकर के पढ़ लेना, और मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, वो प्लीज कर लेना। आप जब क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको अगर कोई क्वेश्चंस डाउट आ रहा है तो वो मेरे को मार्क करा के रख दो। लास्ट में जब एक साथ मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तब मेरे को ना ये सारे क्वेश्चंस उठाने में आसानी होगी। होमवर्क नहीं दिया, रुक जाओ दोस्तों, घर का होमवर्क किया क्या? कसम, कर लो दोस्तों। गेम क्लास में नहीं बदलता, गेम क्लास के बाद बदल जाता है। जो घर जाकर के सिर झुका करके मेहनत करते हैं ना, गेम वहीं पे बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क। सर एक बार ये सेक्शन 151 जो अपन ने पढ़ा, उसका कैसा बच्चों वाला सवाल है, देखना। Board of director of this company, a listed company, has a paid up share capital of 15 crore and preference share capital of 1 crore, and 1100 small shareholders holding equity shares seeks your advice। कितने शेयर होल्डर है सर? 1100। हमको कितना चाहिए होता है? 1000 और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। हमको नहीं पता 1000 टोटल स्मॉल शेयर होल्डर कितने हैं, लेकिन हमको फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भी होंगे ना, तो 1100 ही लोअर आएगा। तो सर ये लिमिट ऑलरेडी ओके है। फिर क्या लिखा है, इज इट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू अपॉइंट अ डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? क्या सर मैंडेटरी है एसएसडी अपॉइंट करना? नहीं सर, लिस्टेड कंपनी में तो मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, if the company decides to appoint such director, the procedure to be followed by the company for such appointment and the tenure for which appointment can be made। प्रोसीजर क्या होगा सर? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को 14 दिन पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे एप्लीकेशन में आप क्या क्या दोगे, आप अपना इंटेंशन बताओगे, शेयर होल्डर का पूरा डिटेल दोगे, और अपने प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर वगैरह, ये सारा चीजें दोगे, ये आप लिखोगे। और टेन्योर क्या होगा सर? आपका टेन्योर क्या होगा? टेन्योर विल बी 3 years and he will not be eligible for reappointment। उसके बाद क्या लिखा है सर? whether such a director will be considered as independent director। सर यही वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था। इसका आंसर कैसे दोगे? डिप्लोमेटिक, कोई यस या नहीं, नो नहीं लिखोगे। सर इसका आंसर क्या लिखा है, देखो एक लाइन में क्या लिखा है, पढ़ो। क्या इन्होंने आंसर लिखा है कि बस जनरल स्टेटमेंट लिखा है? पढ़ो। सॉरी सर, पढ़ लिया सर? समझे? अब सर लास्ट पॉइंट देखो, व्हेन डज अ पर्सन अपॉइंटेड एज शेयर होल्डर एसएसडी वेकेट हिज ऑफिस? सर आप 3 कंडीशन में वेकेट करते हो, 164, 167, 149 सबसेक्शन 6। ये 3 केस में वेकेट करते हो।
एडवाइस सुटेबली इन लाइट ऑफ द कंपनी प्रोविजन एंड द रूल्स फ्रेम देयर अंडर। सर ये आंसर आपका होमवर्क है टू राइट, दिस इज योर ओनली होमवर्क टू राइट। बाकी जो होमवर्क है उसको आपको रीड करना है। ये जो आपका है ये इकलौता होमवर्क है टू राइट। और सर आपको अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कितनी सारी चीजें हम घर में कर रहे हैं, पर आप समझो देर आर 55 क्वेश्चंस। सर देर आर 58 क्वेश्चंस इन दिस नोट्स। और सर ये तो 58 अभी है, इसमें आगे मेरे को आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन जोड़ करके तुमको एडेंडम का शीट देना है। जो बाद में ये लेक्चर्स देख रहे हैं तुमको अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा नोट्स में। तो सर यहाँ पे 58 क्वेश्चंस है। तो अगर आप दिन के तीन चार क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो आपको चार चार पांच पांच क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। अगर लास्ट में फिर भी हमारे पास 15 क्वेश्चन बचेंगे जो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो तो अपन करेंगे ही, पर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो। सर क्वेश्चन वन, ये क्वेश्चन वन जो है आरटीपी एमटीपी सारे कवर करता है। जी हाँ, सारे कवर करता है। इसके बाहर आपको जाने की 1 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कब तक के क्वेश्चन कवर है? जब से आपका न्यू सिलेबस आया है तब से न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस कवर है। ओल्ड सिलेबस के भी जितने रेलेवेंट क्वेश्चंस थे, जो मेरे को लगा थोड़ा ट्रिकी है, वो मैंने डाल दिया है। पर उसके अलावा आपको इसके ना बाहर जाने की जरूरत है, ना इससे कम करके काम चलेगा। ठीक है सर, क्या संडे को क्लास होगा? संडे को क्लास नहीं होगा, पर एनीवे मैं रिकॉर्डेड वाले लेक्चर्स को बंद कर रहा हूँ। और आप लोगों से मैं मिलूंगा बाद में, कल शाम को इसी समय पे 6:30 बजे मिलूंगा मैं आप लोगों से। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टडी वेल, एंड आई सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, सी यू।